नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम 12th के एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो अप्रॉक्स अभी तक में 4-5 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, और बहुत ही कम जिक्र है एनसीईआरटी आपके बुक में, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थ्योरी तो क्वेश्चन के अप्रॉक्स एनसीईआरटी के तो अंदर ही आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस कुछ अपने अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग बनते हैं ना। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि सदिश के रूप से इस फार्मूला को आप लोग सिद्ध करके दिखलाइए जो ट्रायंगल में फॉर्मेट बनता है a बाई साइन a बराबर b बाई साइन b बराबर में c बाई साइन c, है ना। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ वेक्टर का रूल, कुछ ट्राइगो एलेवंथ का, ये दो टॉपिक आपका एकदम बेहतरीन होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर किसी बच्चों का ये दोनों पार्ट कमज़ोर है फिर भी क्वेश्चन देखने का कोशिश करें, अप्रॉक्स ये बातें आप भी समझ सकते हैं। देखिए ट्रायंगल में कुछ रूल है और वेक्टर भी कुछ ट्रायंगल में अपना रूल दिखलाता है ना। जैसे कोई पार्ट, कोई रेखा इधर की डायरेक्शन में जा रहा है तो जहाँ से शुरू किया वो उसका टेल होता है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसका पार्ट हो जाता है ना। तो देखिए, तो जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टेल हेड है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया ना। तो एंगल जो बनता है वो सेम एंगल के साथ बनता है। जैसे कोई लाइन इधर आ रहा है या और एक और लाइन है जो इधर जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हल्का और इसी के पैरेलल लेके और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो टेल और टेल मिलके अपना एक एंगल बना लेगा ना। तो मूव करने का ये रूल होता है। इस रूल को अगर आप देख लेते हैं तो अप्रॉक्स ये क्वेश्चन भी आप समझ जाइएगा। हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल किस फॉर्मेट में होगा वो पहले देख लीजिए। एक इस तरह से कोई एक डायरेक्शन में जाता हुआ एक वेक्टर है, इस वेक्टर का ये पार्ट मेरा टेल है ना, और एक दूसरा ऐसे करके इस फॉर्मेट में जा रहा है, और एक इधर की डायरेक्शन में आके और यहीं पे आके समाप्त हो रहा है। ऐसा कोई एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का कुछ नाम डाल देते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। अब थोड़ा बात यहाँ पे पकड़ने का कोशिश करें कि ये जब आपका A हो, B हो और ये C हो, तो क्या भी जस्ट बोले कि सेम टेल टेल के साथ एंगल बनेगा, तो आप अंदाज लगाइए तो क्या यहाँ पे एंगल बनेगा? नहीं बनेगा एंगल। क्यों? क्योंकि ये पार्ट हल्का और आगे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं ना, इस फॉर्मेट को कुछ और आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये आपका टेल और टेल हो गया, तो एंगल जो बनेगा वो इसके फॉर्मेट में बनेगा। तो अंदाजा लगाइए, तो ये आपका अगर बीटा हो तो ये कितना हो जाएगा, पूरे 180 तो हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ठीक है ना। या बी भी मान सकते हैं। इस फॉर्मेट को देखिए, ये इसका टेल है लेकिन ये इसका टेल नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, और इस डायरेक्शन को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका टेल हो जाएगा। तो बताओ, तो ये आपका A हो तो बताओ ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टेल टेल का एंगल बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस A। इस बात को याद रखना थोड़ा, टेल टेल के बीच एंगल बनता है, अल्टरनेटिव के बीच कभी भी एंगल नहीं बनता है। यहाँ पर देखो तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, इसे यहाँ से शुरू हुआ है, तो टेल टेल कब बन सकता है, जब इसको और आगे बढ़ाएंगे ना। जब इस फॉर्मेट को और आगे बढ़ाएंगे तब ये टेल टेल हो गया। तो मानो ये अगर C है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस C ना। 180 माइनस A भी तो सेम ही पार्ट है, जहाँ जहाँ 180 है मैं उस स्थान पे पाई माइनस A भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख सकते हैं। यहाँ भी आप लिख सकते हो पाई माइनस B, है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई माइनस B। ये समझना है पहले। और कुछ 11th का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ट्राइगो का, कि अगर एंगल आपका C है ना तो सामने वाले भुजा को हम लोग C कहते हैं। अगर वो कैपिटल C है तो ये हो जाएगा स्मॉल c। ये आपका कैपिटल है तो सामने वाले भुजा की लंबाई जो है वो स्मॉल a हो जाएगा, और ये कैपिटल B है तो सामने वाली भुजा को स्मॉल b कहेंगे। ये थोड़ा याद रखना। अब वेक्टर के फॉर्मेट को है तो हम इसको बोल सकते हैं C वेक्टर, A वेक्टर, B वेक्टर। सदिश का रूल अगर अप्लाई करें तो कुछ बात समझ में आ रहा होगा कि A वेक्टर, C वेक्टर, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, तो सारे का सारे योग मतलब जहाँ से शुरू किए वहीं पे समाप्त कर दिए।
तो बताओ सी प्लस ए प्लस बी कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है ना जी। तो हम लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है तो पहले ए बी वेक्टर देख लो कितना है। हम बोलेंगे ना ए बी वेक्टर जो है वो आपका सी वेक्टर है। सेकेंड आपका बी सी वेक्टर जो है, बी सी वेक्टर वो आपका ए वेक्टर है। और तीसरा सी ए वेक्टर जो है वो सी ए वेक्टर आपका बी वेक्टर हो जाएगा ना। अब कहता है कि एक त्रिभुज है और सदिश के योग नियम का अगर हम पालन करते हैं तो बताओ तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर अब प्लस में सी ए वेक्टर, प्लस में सी ए वेक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। 0 बोलो या 0 वेक्टर बोलो, बात सेम है आपका। बताइए ए बी वेक्टर के स्थान पे सी वेक्टर, बी सी वेक्टर के स्थान पे ए वेक्टर और सी ए वेक्टर के स्थान पे बी वेक्टर बराबर में 0। मतलब इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बराबर 0। इस फॉर्मेट को समीकरण फर्स्ट मानते हैं। क्या बताइए, ये बात समझ में आया? क्या किए हम सदिश के योग नियम का पालन किए। यहाँ पे ये डायरेक्शन चला, फिर ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, तो C प्लस ए प्लस बी एक ही बिंदु पे जाके समाप्त हो गया। मतलब आप याद कीजिए शून्य सदिश का कुछ फॉर्मूला या कुछ डिफिनेशन बताए थे कि कोई भी वेक्टर इनिशियल पॉइंट से शुरू हो और इनिशियल पे ही समाप्त भी हो जाए, यानी इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम ही पॉइंट का पार्ट हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं 0 वेक्टर। याद आया? तो वही पार्ट है यहाँ पे। तो आ गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0। अब यहाँ से अगर हम देखने का प्रयास करें तो क्या हम ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर 0 है तो इसको अगर इसके साथ अगर हम क्रॉस कर दें, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो बराबर 0। अब ए वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। आपको एक बात पता होगा कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसी दो सेम वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं तो उसका मान 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए क्रॉस बी के बीच में एंगल 0 आता है और ए बी साइन थीटा साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। इसी प्रकार से ए क्रॉस ए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे सब वैल्यू 0 देता है। तो यहाँ से आपका हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर में 0। हम क्या करते हैं, किसी एक फॉर्मेट को बराबर के उस साइड लेके चले जाते हैं। तो इस फॉर्मेट को बराबर के उस साइड लेके चले गए तो आपका आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में माइनस ए वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर। कुछ क्रॉस का पार्ट हम पढ़ाए थे कि जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं ना, और इसी का जस्ट हम पार्ट देखें तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो इसके बीच में माइनस का फर्क होता है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होते हैं। बस यही अप्लाई अगर हम करें यहाँ पे तो बताइए, तो कहता है कि माइनस ए क्रॉस सी, तो इसको बोल सकते हैं उलट दो तो हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर इसके रूल के अकॉर्डिंग। तो आप आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस फॉर्मेट को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लिए। एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे लिखते हैं, बढ़िया लगेगा देखने में, समीकरण फर्स्ट। अब हम करते क्या है, यहाँ पे इस ए को फिर अच्छा ऐसा 0 क्यों हुआ पता समझ में आ गया ना। ये पूरे का पूरे पार्ट 0 है, किसी वेक्टर को क्रॉस करेंगे 0 से तो 0 ही आंसर देगा। उसी तरह से बताओ तो अगर हम बी वेक्टर को भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर के साथ क्रॉस करें तो ये भी 0 ही देगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे का वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू 0 है, तो 0 को किसी भी साथ गुना करेंगे तो वो जो 0 ही देगा हमेशा। यहाँ से बताइए तो बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर
बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये भी 0 हो गया आपका। यहाँ भी दिख रहा है कोई दो सेम प्रोडक्ट का क्रॉस 0 के बराबर होता है, तो आपका आ गया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट को बराबर कुछ साइड लेके अगर चले जाएं तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जस्ट बताए थे ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, मतलब इसके स्थान पे ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी को आप पहले लिख लो, तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर। अब इस फॉर्मेट को समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब बताओ तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में क्या देखने को मिला? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में देखने को मिला कि LHS इसके बराबर है और फिर LHS भी इसके भी बराबर है, x y के बराबर है और x z के बराबर है। तो हो जाएगा x y, x बराबर y, x बराबर z, x बराबर y बराबर z, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो लिखेंगे एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जो बेटर लग जाए ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब बताइए तो यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करें तो कुछ बात यहाँ से समझ में आता है। ये बात है कि जब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अच्छा एक काम करते हैं, सॉरी सेकेंड और थर्ड कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे था, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन और ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। हम क्या करते हैं सेकेंड और थर्ड के अकॉर्डिंग अगर चले तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और एक हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये तीनों का तीनों वेक्टर आपस में बराबर होंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? क्या दिमाग लूट ले रहा है क्या कि हम करना क्या चाह रहे हैं, किस फॉर्मेट में ये बात करना चाह रहे हैं कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए किस फॉर्मेट में बराबर होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो आई होप आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं, आपके माइंड में बहुत कुछ बातें आ चुकी है और बस उस बात को रिवाइज करना है। अब याद करो वेक्टर में जब हम क्रॉस पढ़ा रहे होंगे तो क्रॉस में पढ़ाए थे कि ए क्रॉस बी जो होता है वो मापांक ऑफ ए इंटू मापांक ऑफ बी इंटू साइन थीटा होता है, और ये साइन थीटा जो होता है ना वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो बताओ तो ये आगे बढ़ा है पूरे, ये पाई माइनस सी है, ये बी है आपके। तो बताओ तो जब हम बात करें, अगर इसी की बात करें तो ए क्रॉस बी के बीच का एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल की पाई माइनस, तो जो एग्जैक्ट में एंगल ये आया ये हो जाएगा। फिर ए क्रॉस बी के बीच में पाई माइनस सी, बी क्रॉस सी के बीच में पाई माइनस ए। बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि सर बीच वाला क्यों नहीं होगा? अरे बीच वाला एंगल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टेल टेल के बीच एंगल बनता है। यहाँ पे तो अलग है ना, दो अल्टरनेटिव पार्ट के बीच का एंगल कर रहा है, तो अल्टरनेटिव पार्ट के बीच का एंगल हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो सेम पार्ट के बीच का एंगल होगा, इसलिए टेल टेल के बीच एंगल बनेगा, दो अल्टरनेटिव पार्ट के बीच का एंगल नहीं बन सकता है। तो यहाँ से बताओ तो जब हम ए क्रॉस बी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ना ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर के मापांक इंटू में साइन थीटा। बताओ ए बी के बीच में पाई माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस सी। फिर लिखेंगे बी वेक्टर का मापांक, सी वेक्टर का मापांक, और बी और सी के बीच में हो जाएगा पाई माइनस ए, तो हो जाएगा साइन पाई माइनस ए बराबर सी वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मापांक और सी ए के बीच में हो जाएगा पाई माइनस बी, लिखेंगे साइन पाई माइनस बी। अब बताओ तो ए वेक्टर का मापांक होता है ए, बी वेक्टर का मापांक बी, साइन पाई माइनस सी बराबर बी सी साइन पाई माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा सी ए साइन पाई माइनस बी। अब याद करो तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा
180 माइनस थीटा मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 180 पर चेंज नहीं होता है, यानी आ जाएगा आपका साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आया ना? तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन सी, साइन ए, साइन बी, तो हो जाएगा ए बी साइन सी बराबर बी सी साइन ए बराबर में सी ए साइन बी। हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में ए बी सी से सब में डिवाइड मार देते हैं। बताइए, तो यहाँ भी ए बी सी से डिवाइड मार दिए, यहाँ भी ए बी सी से डिवाइड मार दिए, और यहाँ भी ए बी सी से डिवाइड मार दिए। तो ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, और ए सी से ए सी कैंसिल। आया आपका साइन सी बट्टा सी बराबर साइन ए बट्टा ए बराबर साइन बी बट्टा में बी। अब आपको पता है कि सब पार्ट को आप क्या कर सकते हो, पलट भी सकते हो। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से जब आप पलटोगे तो पलटने के बाद ये सी बट्टा साइन सी, ए बट्टा साइन ए, अब बी बट्टा साइन बी। आप इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बट्टा साइन ए बराबर में बी बट्टा साइन बी बराबर में सी बट्टा साइन सी, और ये आपका हो गया आंसर। अच्छा सॉरी, आंसर नहीं लाना था, प्रूव कर रहा था ना, तो आप लिखोगे वहाँ पे हिंस प्रूव्ड। क्या बताइए, बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हिंस प्रूव्ड। शायद आप लोग इस बात को पकड़ लिए होंगे कि एक्चुअल में करना क्या है यहाँ पे, है ना? अगर इस क्वेश्चन को आप लोग समझ जाते हैं तो फिर तो 5 नंबर तो फिक्स है। 5 नंबर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 5 नंबर आपको 100% आ ही जाएगा। ये पूरे का पूरे फॉर्मेट बोर्ड में पूछा जाता है। अगर कहीं ना कहीं हल्का भी अगर आप मेहनत कर देते हैं तो 5 नंबर आपका कोई नहीं काटता है ना? थोड़ा बारीकी का क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड लगते हैं, और माइंड क्यों नहीं लगाएंगे आप लोग, पढ़ रहे हैं तो फिर तो माइंड लगाना पड़ेगा ना। अगर जब तक माइंड नहीं लगाओगे, जब तक इस बात के लिए तुम एग्री नहीं होगे कि मुझे पढ़ना है, तब तक तो कोई भी सवाल हार्ड हो या इजी हो, कोई भी सवाल आपके लिए तो एक यूनिक ही रहेगा। और यूनिक सवाल या न्यू सवाल तो आपके लिए तो हमेशा जितना भी सवाल करोगे हमेशा तुमको तो दिक्कत ही देगा। कभी भी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सब क्वेश्चन जानता हूँ। इसलिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जितना अच्छा से पढ़ोगे आपकी रिजल्ट उतनी ही बेहतर होगी, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिजल्ट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर मेहनत किए लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे नंबर नहीं मिला। अरे नंबर नहीं मिला तो क्या फ़ायदा हुआ? तुमको भले यहाँ पे नंबर ना मिले मेहनत के अकॉर्डिंग, लेकिन जब तुम अप्रॉक्स में आगे लाइफ में जब हम एग्ज़ाम और भी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, वहाँ पे आपको 100% इसका लाभ मिलेगा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। कभी भी मेहनत करके कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ है कि बेरोज़गार वगैरह हो गया है। अगर आप सही दिल से मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट फिक्स है, ये फिक्स है 100%। इसलिए हर एक क्वेश्चन पे उतना एफर्ट लगाइए जितना एफर्ट लगाना हो, है ना? इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तब तक के लिए मैं शुभम झा एक शानदार ट्रिक और भी लाने के लिए, अच्छे अच्छे सवाल को लाने के लिए मैं तत्पर हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक पार्ट मिलेंगे। अभी तो शुरुआत ही किए हैं, बट ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने हमेशा लेके आएंगे जो बच्चों को लगेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आपके लिए बहुत ही वो बेहतरीन साबित होगा। इसको यहीं पे स्थगित करके फिर से अगला वीडियो में आपको ऐसा ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट लेके आएंगे जो लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। थ्योरी तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता, बट क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ क्वेश्चन हो एक्सरसाइज का ना। चलिए, मैं शुभम झा, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।